हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं ये वीडियो को आगे बढ़ाऊं, अगर आपने 2013 और 2016 का पेपर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखिए। यूपी टेट का ये एसएसटी का पेपर है, सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये 2017 का सेकंड पेपर में लेकर आ गई हूँ। इसके पहले मैंने 2016 और 2013 का सेकंड पेपर मैंने 60 क्वेश्चन करवाया है। पीवाईक्यूज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने जितने भी पीवाईक्यूज़ लगाए हैं सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पढ़ते हैं। आज भी मैं 2017 का टोटल 60 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था। तो आज मैं दो वीडियो में मैं साइड में वो अपना कैमरा ऑन कर लिया था, लेकिन ये वीडियो क्या है कि उसमें स्पेस कम पड़ जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सारे आंसर बताऊँगी और ज़्यादा व्यू जाएगा और आप लोगों को इसका PDF चाहिए होगा तो ज़रूर मुझसे फिर आप बोलेंगे। तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, आप उससे अपना ये PDF ले सकते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किस वर्ष किया गया था? 1952 में, 1955 में, 1957 में या 1960 में? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो आपका 1952 में शुरू किया गया था। मैंने देखिए जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दूँगी। यह 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। तो इसमें दिन नहीं दिया था, महीना नहीं दिया था, तो मैंने उसको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के ये बेनिफिट होंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और फिर आपको कोई बुक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसी से पीवाईक्यूज़ एक बार ऐसे देख सकते हैं, एक बार 2x के स्पीड में देख सकते हैं। और ऐसे आप पीवाईक्यूज़ के लिए अलग से बुक लेंगे तो फिर उसमें आपका पैसा ही फंसेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। मतलब कि आप ये क्वेश्चन अभी जो UPSI की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि बहुत सारे केसेस हुए थे। तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। किस मामले में ये दिया गया था? शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। गोलकनाथ के मामले में या फिर केशवानंद भारती के मामले में। गोलकनाथ और केशवानंद भारती मामला बहुत ही प्रसिद्ध था और आपको ये पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलता है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती के मामले में। ये 1973 का जो है ऐतिहासिक मामला था। देखिए यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दिया कि ये 1973 का था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षा रखने की शक्ति रखता है? मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है कि राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 200 या फिर अनुच्छेद 213। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 200 हो जाएगा। ये क्या करता है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये स्वीकृति के राज्यपाल जो होता है एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति की सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, अनुच्छेद 200। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचक मंडल द्वारा, उसमें कितने सदस्य होते हैं? जिसके सदस्य होते हैं, मतलब किसके सदस्य होते हैं? राज्यसभा के, संसद के, लोकसभा के। देख लेते हैं किसके सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपके कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है। इसमें सिर्फ राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित ही होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदन होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो है ये सही हो जाएगा। कौन सा देश दक्षेस मतलब सार्क जो होता है उसका सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या जापान? तो इसमें से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये जापान हो जाएगा आपका। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि सार्क के कौन कौन से सदस्य हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके जो सार्क के सदस्य हैं, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। जापान नहीं है और नहीं ही पूछा था। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद के कुमारस्वामी, राय कृष्णदास। राजपूत पेंटिंग ये एक वो पेंटिंग नहीं है, ये मतलब एक वो है, लिखा गया इसको। इसके लेखक कौन है? और अगला ऑप्शन है डॉक्टर मोतीचंद या फिर WG आर्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद के कुमारस्वामी जो है वो राजपूत पेंटिंग के लेखक है। पहला वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोक कला का संबंध किससे है? क्षेत्रीय कला से,
लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से, चित्रकला से, आधुनिक कला से या फिर प्रागैतिहासिक कला से। तो लोक कला क्या होता है? ये कोई आधुनिक कला, चित्रकला या फिर ये प्रागैतिहासिक कला होता है। तो ये जो होगा लोक कला आपका क्षेत्रीय कला हो जाएगा। आपको पता ही कि क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है, लोक कला का प्रचलन होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने सारे पीवाईक्यूज़ को उठाकर ये नए पीडीएफ के तौर पे मैंने ये कलरफुल कंटेंट बनाया है। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। क्योंकि डायरेक्ट मैं पीवाईक्यूज़ उठाकर आपको ऐसे बुक से फ़ोटो खींच के करवा देती तो वो चीज़ थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है। मैंने इसको पीडीएफ के तौर पर कलरफुल, पहले दिन मैं अलग कलर में लाई थी, दूसरे दिन अलग, अब मैं ये इस कलर में लाई हूँ कि थोड़ा-सा अलग हो और थोड़ा-सा इन्हेंसमेंट हो और पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो आप भी इसको ज़रूर बताइएगा, जो भी देखेंगे वीडियो। ज्यामितीय डिज़ाइन किसे कहते हैं? अगला सवाल है, ज्यामितीय डिज़ाइन किसे कहते हैं? ज्यामितीय आकारों को, ज्यामितीय आकारों से बनी डिज़ाइन को, वर्ग में बनी डिज़ाइन को, या इसमें से कोई नहीं? तो आप देखिए, ये बहुत सरल सा सवाल है। ज्यामितीय आकारों से बनी डिज़ाइन को ही ज्यामितीय डिज़ाइन कहते हैं। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, पीवाईक्यूज़ आप लोग भी लगाइए, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज़ देखा है बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है हर साल। तो अगर आप मान लीजिए कि 20 मिनट का कोई एक पीवाईक्यूज़ देखते हैं तो आपको उसमें से 1-2 क्वेश्चन का बेनिफिट होगा, आपका यहाँ पे नंबर ही गेन होगा। ऐपन का संबंध किस राज्य से है? अगला सवाल है, ऐपन का संबंध किस राज्य से है? ये उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से है या उत्तराखंड से? तो ऐपन का जो संबंध होता है ये आपका उत्तराखंड से होता है। और ये है क्या, मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दे दूंगी। ये देखिए, यह उत्तराखंड से। और ऐपन है क्या? यह वहाँ की पारंपरिक लोक कला है। अभी क्षेत्रीय कला देखा था ना हम लोगों ने ऊपर, ये लोक कला है उत्तराखंड की। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या है? कुछ संगीत से भी पेपर सेकंड में एसएसटी में कुछ संगीत से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज लगा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है? अभी पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन था। 22, 13, 11 या 9? तो यहाँ पे आपका 22 बिल्कुल सही हो जाएगा। और सवाल है आपका कि हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी होती है? अब देखिए, संगीत से और क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो देखिए, ये पिछले बार भी, पिछले पेपर में भी 2016 में भी पूछा गया था, 2013 में भी पूछा गया था, ये रिपीटेड है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल हो जाएगा 12 शुद्ध। 12 शुद्ध हो जाएगा, कुल 12 शुद्ध, इसमें कुल पूछा है, ठीक है। तो 12 हो जाएगा, जिसमें से 7 शुद्ध होता है और 5 विकृत होता है। तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। 4 ताल का प्रयोग किस गायिका के साथ किया जाता है? ये भी संगीत से है। धमार, तरना, ध्रुपद या ख्याल? 4 ताल। तो देखिए, बहुत सारे म्यूज़िक का पढ़ाई हम लोगों ने नहीं किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता नहीं है। तो लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि क्या है कि 6 to 8 में बच्चों को म्यूज़िक भी सिखाया जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ध्रुपद। 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो ध्रुपद से। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, रामदास शर्मा या अहमद जान थिरकवा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामदास शर्मा। ये जो है ये पखावज वादक है, तबला वादक नहीं है, ये देख लीजिएगा आप लोग। रामदास शर्मा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? ये भी रिपीटेड है, ये भी 2016 में पूछा गया था। दिल्ली में, बॉम्बे में, कोलकाता में या फिर मद्रास में? राष्ट्रीय खेल हुआ था पहली बार कहाँ पर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में। ये 1985 में हुआ था। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आधुनिक ओलंपिक के तर्ज पर पहले राष्ट्रीय खेल 1985 में नई दिल्ली में हुए थे। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज भारत को गीता ही की नहीं, फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है, यह विचार किसने कहा था? कि आज जो है भारत को गीता की ज़रूरत नहीं है, फुटबॉल मैदान की ज़रूरत है। तो ये आपका जो महान बात किसने कहा था, ये महान विचार किसका है? तो ये आपका महान विचार है स्वामी विवेकानंद जी का। यहाँ पे ये बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त। ये सवाल भी रिपीटेड है, पिछले बार 2016 में ये भी पूछा गया था। और मैंने 1 to 5 के भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं ईवीएस में, और पेडागोजी और हिंदी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। खेल दिवस मनाया जाता है 25 अगस्त को, 29 अगस्त को, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को? तो आपको पता ही है कि खेल दिवस किसके लिए मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे। तो ये आपका 29 अगस्त हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। योग के संबंध में अगला सवाल है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो योग से भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है आपको। तो ये बहुत ही सरल सा है कि ये आपका महर्षि पतंजलि हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर।
कुछ इसमें साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो, क्योंकि साइंस आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जनरल साइंस से आ जाता है एसएसटी के टीचर को। जिन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जिन, धान से, सोयाबीन से, जिन नामक प्रोटीन, मक्का से या फिर जई से? तो जिन नामक प्रोटीन जो होता है वो मक्का से रिलेटेड है, सही है, सही हो जाएगा। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी, मतलब डुअल पर्पज, जो एक होता है ना डुअल पर्पज वाले नस्ल जो होता है, वो कौन सा है? गिर है, जर्सी है, सिद्धि है या थार पाकर है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा थार पाकर। ये क्या है कि डुअल पर्पज है, मतलब नस्ल दुकाजी दो है। यह दूध और कृषि दोनों कार्य के लिए उपयुक्त होती है। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दी हूँ। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 में, 12 में, 15 में या फिर 22 में? कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में पूरे भारत को? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 15, कि 15 क्या है कि कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। केंद्रिक बीज की संतति है, ये प्रजनन बीज, आधारीय बीज, प्रमाणिक बीज या फिर पंजीकृत बीज? सवाल है केंद्रिक बीज, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका प्रजनन बीज, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, केंद्रीय औषधि एवं संगत पौधा संस्थान स्थित है? जो औषधि केंद्र है और पौधा संगत पौधा संस्थान है वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। पूरे भारत की बात हो रही है, पर्टिकुलर एक राज्य की नहीं। नई दिल्ली में, भोपाल में या फिर लखनऊ में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में। आपको पता ही है कि लखनऊ में दवाई की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं, ये रिपीट हो गया है। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप ये देख लीजिएगा कि इसको CIMAP भी कहते हैं शॉर्टकट में, केंद्रीय औषधि एवं संगत पौधा संस्थान को। अगला क्वेश्चन है कि मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? मार्मलेड बनाने के लिए केला, जामुन, माल्टा या फिर बेल? तो यहाँ पे आपका माल्टा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मार्मलेड और माल्टा ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ पर स्थित है? खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, मैसूर में या फिर लखनऊ में? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। बाकी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, कौन सा संस्थान कहाँ पर स्थित है। जेली बनाने में किस परीक्षक मतलब प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जाता है? जो जेली बनता है घर में, किसका किया जाता है? शर्करा का, पैक्टिन का, सल्फाइड का या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का? तो जेली बनाना है, जाहिर सी बात है कि इसमें आपको शर्करा ही लगेगा। आप चीनी से जेली बना सकते हैं या फिर बनाते हैं। केसर प्राप्त किया जाता है, ये केसर है, किससे प्राप्त किया जाता है? कलिका से, पत्ती से, पुष्पवर्तिकाग्र से या फिर वाहक दल पुंज से? तो केसर जो हम लोग प्राप्त करते हैं किससे प्राप्त करते हैं? ये आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, पुष्पवर्तिकाग्र से। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? 22, 26, 24 या 28? सही आंसर हो जाएगा आपका 24। अब यहाँ पे पूछा गया कि TAB का टीका किस रोग से बचाव किया जाता है? TAB किस रोग से बचाव करता है? अगर TAB का टीका लग जाता है तो कौन से रोग से बचाता है? तपेदिक से, डिप्टीथीरिया से, मियादी बुखार से या फिर काली खांसी से? तो ये आपका TB नहीं है, ये आपका जो ये टीका किसका है? टाइफाइड का टीका। आपको पता ही है कि टाइफाइड, ये लिखा भी है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है। टाइफाइड क्या है कि मियादी बुखार इसको बोलते हैं, इसके लिए TAB का टीका लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दिवस से भी आपसे बहुत पूछा जाएगा और अभी पूछा भी गया है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, जल दिवस और बाकी बालिका दिवस और बहुत सारे ऐसे दिवस हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 21 मई, 21 अप्रैल या फिर 21 मार्च? तो जून है और इसमें जून एक ही जगह दिया भी था, तो यहाँ पे 21 जून आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी अभी पिछले पेपर में पूछा गया था। देखिए 3-4 क्वेश्चन इससे रिपीटेड है। अगर सारे PYQs आप लगा लेते हैं तो आपको 4-5 क्वेश्चन का फायदा हो जाएगा। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ मतलब कि स्टार्च का प्रयोग होता है? ऊनी वस्त्र में, सूती वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में या फिर नैनॉल में? तो यहाँ पे आपका रेशमी वस्त्र बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पिछले बार 2016 में भी पूछा गया सवाल है। देखिए जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ मुझे एक एक क्वेश्चन याद हो जा रहा है कि क्या है कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया, एकदम ध्यान में आ जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि? तो आपको पता ही कि वेद व्यास के जो लेखक है ये आपके पाणिनि हैं। द्वितीयक बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से भी रिलेटेड सवाल आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि जो दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन वो किसके शासनकाल में हुआ था, कहाँ में हुआ था और उसके मंत्री कौन थे, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उद्भद्र थे,
पद्मनंद थे, या फिर शिशुनाग थे, या फिर काला अशोक थे। तो द्वितीयक आपका बोध संगति का आयोजन काला अशोक के टाइम पे हुआ था। तो पहला, दूसरा, तीसरा आप सब देख लीजिएगा। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, कहाँ करवाया था? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में और सिकंदरा में। तो जो दिल्ली सल्तनत वाले सवाल हैं उससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। मुग़ल काल से सवाल पूछे जाते हैं और अशोक से सवाल पूछे जाएंगे और चंद्रगुप्त वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि जो आपका पुराना इतिहास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाया है इबादत खाना। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था ये नहीं, कब हुआ था? 1965 में, 1865 में, 65 में, 1870 में, 1875 में, 1980 में। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी और किसने किया था वो भी आप देख लीजिएगा। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। संबंधित नहीं है, ये देख लीजिएगा, संबंधित नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां। तो ये सारे जो बड़े बड़े नाम है ये संबंधित है। आपके सूर्य सेन जो है ये संबंधित नहीं है। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गजनबी, हुमायूं, अकबर या फिर शेरशाह सूरी। तो आपका दीन इलाही की स्थापना जो है वो अकबर के द्वारा की गई थी। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर स्कंदगुप्त। ह्वेनसांग और फाहियान, ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के टाइम में। ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? इन बादशाहों में से बाबर को, हुमायूं को, कलंदर और अकबर को या फिर शाहजहाँ को। तो आई थिंक बाबर को कहा जाता है। हाँ, बाबर को कहा जाता है, कहा जाता था कलंदर। तो अगर कलंदर आए तो आप याद रखिएगा कि बाबर। बंगाल का विभाजन करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? करजन था, कैनिंग था, मिंटो था या मेयो था? तो देखिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं, विभाजन, बंगाल का विभाजन, मतलब विभाजन तो बंगाल का ही हुआ था। तो जन और करजन, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग कनेक्ट करके याद कर सकते हैं और उसको फिर कभी ना भूलें। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बिहार में ये हमेशा पूछा गया है, क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा बिहार में ये इनसे सवाल आता था। तो जगदीशपुर जो है ये आपका आरा में है, तो वहीं के कुंवर सिंह थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री महाद्वीपीय के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जैसे कि कोई शिक्षण सामग्री है, उसको महाद्वीप के क्षेत्र और आकार को दर्शाने के लिए कौन सा सबसे अच्छा है? विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ग्लोब या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ पे ग्लोब हो जाएगा। इसमें महाद्वीप, महासागर प्लस कौन सा देश कहाँ पर है, प्लस आपका अपना मतलब पृथ्वी कैसा है, ये सारी चीज़ें ग्लोब से अच्छे से समझाई जा सकती हैं और समझी जा सकती है। अगला सवाल है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? मतलब भूगोल शिक्षण देना है तो उसमें आप क्या करेंगे कि बहुत अच्छा हो? भ्रमण विधि, कहानी विधि, वार्तालाप विधि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा हो जाएगा आपका भ्रमण विधि। मतलब बच्चों को आप कहीं ऐसी ले जाएं जो भौगोलिक चीज़ों को बताएं, अपना आप पहाड़, ये सारी चीज़ें जो पहाड़, पर्वत, मैदान, पठार और ये सारी चीज़ें जो खनिज वगैरह सब आपके भूगोल से ही संबंधित है। तो भ्रमण विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा। बाकी आप बातों से समझाएंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, कहानी से भी नहीं समझ पाएगा उतने अच्छे तरीके से। सबसे उपयुक्त विधि भ्रमण विधि है। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। मतलब मानचित्र को समझना है तो कौन सी भाषा से उसको समझ सकते हैं? रेखा चित्रों से, रूढ़ चिन्हों से, वर्णमाला के अक्षरों द्वारा या फिर थीमेटिक मानचित्रों से। तो मानचित्र को आप रूढ़ चिन्हों से सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ पर होता है? जितने भी प्रकार की घाटी आती है, यू आकार की, वी आकार की, सारी घाटियों को आप देख लीजिएगा। हिम नदी द्वारा, पवन द्वारा या फिर सागरीय तरंग द्वारा। तो यहाँ पे हिम नदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देशों की राजधानी भी पूछी जाती है। ऑस्ट्रेलिया हो गया और जो भी आपके बड़े बड़े देश हैं, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो आपका अमेरिका हो गया, तो उससे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न या फिर ब्रिस्बेन। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा। अब अगला सवाल है कि भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में,
मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? तो आपको पता ही है कि ये आपका छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सेलों में कौन सा अवसादी सेल है? मतलब सेडिमेंट्री रॉक। आपको देखिए आग्नेय सेल, अवसादी सेल और आपको रूपांतरित सेल, ये तीनों को पढ़ लेना है। आपके ईवीएस में भी आता है, जियोग्राफी में भी आता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा अवसादी सेल है, स्लेट है, संगमरमर है, सेल है या फिर ग्रेनाइट है? तो यहाँ पे आपका सेल जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संगमरमर आपका रूपांतरित सेल है और ग्रेनाइट आपका आग्नेय सेल है। तो यहाँ पे जो सेल है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। पुच्छल तारा जो होता है आपने आकाश में देखा होगा, उसका जो पूंछ होता है वो सदैव किस आकार में होता है? और उसको मतलब कि आप एक क्वेश्चन मार्क जैसा भी आकाश में दिखता है। वैसे तो आजकल तारे दिखते नहीं हैं इतनी पॉल्यूशन की वजह से, लेकिन गाँव में दिखता है। तो फिर वो पूंछ की दिशा जो होती है सदैव किधर होता है? सूर्य की ओर होता है, सूर्य से दूर होता है, उत्तर पूर्व की ओर होता है या फिर दक्षिण पूर्व की ओर? क्वेश्चन को बड़ा कर लेती हूँ मैं। तो जो पुच्छल तारे का पूंछ होता है वो हमेशा होता है सूर्य से दूर, सौर हवाओं के कारण सूर्य से दूर होता है, ठीक है, उसका पूंछ। लेकिन किसके लिए होता है? सौर हवाओं के कारण। अगला सवाल है, ज़्यादा सवाल बचा नहीं है, मैं जल्दी जल्दी कराने का कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ये वीडियो लंबा ना हो। कौन सा भ्रंश से संबंधित है? संपन्नति, नतिलंब घाटी, हॉकबैक या फिर ग्राबेन? विश्व से भारत के अलावा इसमें विश्व से काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कौन सा भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश से ग्राबेन जो है आपका भ्रंश से संबंधित है। अगला सवाल है, कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अटाकामा, अरब, गोबी या फिर कालाकारी? संबंधित नहीं है बोला है, तो गोबी यह एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। बाकी अटाकामा और अरब और कालाकारी आपका संबंधित है। गोबी एक ठंडा मरुस्थल है, यह आपका उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तापक्रम विलोमता मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन का क्या अर्थ है? बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, विलोमता पूछा यहाँ पे। बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम या फिर बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टेम्परेचर इन्वर्जन। एक होता है कन्वर्जन, एक होता है इन्वर्जन। तो यहाँ पे इन्वर्जन बोला गया, तो बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, जैसे अब जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे हैं वैसे वैसे तापक्रम बढ़ रहा है, तो ये आपका टेम्परेचर इन्वर्जन है। अगला सवाल है, कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो सारे आप परियोजना भी देख लीजिएगा, जो रिहंद है, भागड़ नाकल है और भी बहुत सारे संबंधित है। गांधी सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर। गोविंद वल्लभ पंत जो है वो रिहंद परियोजना से संबंधित है। दर्रा से भी यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए आ गया अभी सिपिका ला प्रसिद्ध प्रवृत्ति दर्रा है, मतलब सिपिका ला कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? जम्मू एवं कश्मीर का, उत्तराखंड का, सिक्किम का या फिर हिमाचल प्रदेश का? तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, हिमाचल प्रदेश का है। कुछ दर्राएँ क्या करती हैं कि दो क्षेत्रों को जोड़ती हैं। तो हिमाचल प्रदेश को लेह की रोहतांग दर्रा भी है जो आपका हिमाचल और लेह को जोड़ता है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? मतलब आप एक सामाजिक विषय के टीचर हैं, आपको विषय वस्तु के साथ साथ और क्या क्या ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा उद्देश्य का, शिक्षण विधियों का, शिक्षक तकनीकी का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? शिक्षण विधियों का आपको होना चाहिए, शिक्षक उद्देश्य और तकनीकी का नहीं, शिक्षण विधियों का। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री क्या है? भूगोल का शिक्षण देना है और आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री इसमें से क्या है? कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड या फिर बैरोमीटर? तो आपको पता ही है कि भूगोल के लिए मानचित्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें ग्लोब होता तो ग्लोब भी इंपॉर्टेंट होता मानचित्र से ज़्यादा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 5? तो आपको पता ही है कि भाग 3। भाग 1 जो है आपका प्रस्तावना से संबंधित है। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? मतलब पंचायती राज जो था उसको अच्छा करने के लिए एक संशोधन किया गया था, वो कौन सा था? 42वां था, 44वां था, 43वां था या 86 था? तो यहाँ पे आपका जब भी पंचायत आए तो आपको 73वां में टिक कर देना। ये आपका शिक्षण में संशोधन हुआ था 46वां। जो भी शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, हैग में या फिर पेरिस में? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हैग में है। बस 2 क्वेश्चन रह गया है, मुझे जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना है। अगला सवाल है आपका कि जनसंख्या नियंत्रण व परियोजना नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो देखिए राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विषय किस में है।
तो यहाँ पे और ये अवशिष्ट विषय कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जनसंख्या पूछा गया, नियंत्रण। ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में काफ़ी चीज़ें आती हैं, शिक्षा भी आपका समवर्ती सूची में आता है। अगला सवाल है आखिरी कि कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से आपका आर्टिकल 48, 49, 50 या 51। तो सही आंसर हो जाएगा 51। और सवाल क्या था? विदेश नीति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ऐसे हम लोग का यहाँ पे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और जैसे ही मैं आपको यहाँ पे 2017 का हो गया, 2018 और 20 और 21 का जो पेपर हुआ था वो करवा दूंगी। उसके बाद फिर हम लोग इसमें करेंगे पेडागॉजी, हिंदी, ईवीएस, ये सारा मैं एग्ज़ाम के पहले पहले कंप्लीट डेली करवा दूंगी कि इससे जो भी देखे उनको बेनिफिट हो। और PYQs आप लगाते रहिए। जो भी PDF मांगेंगे, अभी मैंने इसको अपलोड नहीं किया है क्योंकि मांगा नहीं गया है। जो मांगेगा मैं उसको ये सारे PDF प्रोवाइड करा दूंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ये मैं नया तरीके से आपको क्वेश्चन करवाने का कोशिश कर रही हूँ। और क्योंकि किताब से करवाने में थोड़ा सा हौच-पौच हो जाता है, लेकिन ये सारे PYQs हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और PYQs लगाइए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी मैंने KVS का PYQs कराया था, जिससे बहुत सारे लोगों ने देखा था और उससे बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को ज़रूर आप देखिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।